नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा विलंब हो गया। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, बहुत सारा स्नेह मिल रहा है मेरे चैनल को। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार, ये स्नेह, ये आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए। आज 16 अगस्त है और कल 15 अगस्त था, जैसा कि आपको पता ही है। इंडिपेंडेंस डे, हमारी आज़ादी का उत्सव। तो कल अखबार सारे बंद थे, मतलब कल छुट्टी थी, तो आज कोई भी अखबार नहीं आया है। तो पहले तो मैंने सोचा कि स्किप कर दूं, जब अखबार नहीं है तो अखबार की बात क्या करेंगे आपसे, भोर की बात में क्या बताएंगे आपको। लेकिन फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर ही सही आप लोगों से रूबरू हो लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे अनूप श्रीवास्तव जी का। जो भी 2 4 5 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग जो भी हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं सुबह सुबह स्क्रीन पे, तो मुझे लगा कि जो है वो मुझे आना चाहिए आप लोगों के पास और थोड़ी बहुत बात कही होनी चाहिए किसी के बारे में। तो कल आप लोगों ने देखा बहुत मोदी जी का भाषण लाल किले से। बताया जा रहा है कि दूसरा सबसे लंबा भाषण था इनका और ये 10वां भाषण था। मोदी जी ने क्लेम किया कि अगले साल भी वो आएंगे। अगले साल चुनाव है जो कि अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाएंगे और अप्रैल मई के बाद नई सरकार बनेगी। तो मोदी जी ने कहा कि हम ही आएंगे, मतलब एक बार फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अगली बार भी मैं ही आप लोगों को संबोधित करूंगा। एक बाकी उन्होंने क्या कहा पॉलिटिकल और क्या कहा नॉन पॉलिटिकल, विपक्ष की आलोचना की, कांग्रेस की आलोचना की। लोग उनके भाषण के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई कह रहा है कि वो जो है वो डर गए हैं, जनता से जो है लाल किले से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तमाम तरह की बातें। तो एक अनाउंसमेंट उन्होंने किया, कोई विश्वकर्मा योजना वो जल्द ही लाने वाले हैं। इस महीने आ जाए या अगले महीने तक आ जाए। अगले महीने विश्वकर्मा पूजा होता है मेरे ख्याल से 16 सितंबर को। तो हो सकता है विश्वकर्मा पूजा के दिन वो इसका ऐलान करें, क्योंकि नाम उन्होंने इसका विश्वकर्मा पूजा रखा है। तो उसमें उन्होंने छोटे छोटे कामगार हैं, जैसे दर्जी है, बढ़ई है, लुहार है और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी पारंपरिक जो है काम धाम है जो करते हैं बचपन से, जिन्हें हम देखते आए हैं, अपना काम भी कराते आए हैं। तो उनके लिए एक ये योजना लाएंगे। अब ये योजना क्या होगी ये बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिससे हम बचपन से जुड़े हैं। बहुत सी यादें जुड़ी हैं उस तबके के साथ, और वो तबका है दर्जी का। जी हाँ, मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, होली आती थी, दशहरा आता था, तो हमारे बाबा यानी दादाजी, हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। हमारे पापा 4 भाई, चारों भाइयों के बच्चे, और हम लोग खूब धमा चौकड़ी मचाते थे आरा शहर में, बिहार के। मेरे पिताजी तो उत्तर प्रदेश में पोस्टेड थे, लेकिन जब भी समय मिलता था उन्हें, वो हमें लेके गांव यानी आरा ज़रूर जाते थे। तो हम खासकर त्यौहार है, होली है, दशहरा है, शादी है, ब्याह है, छठ है, दिवाली है,
जब तक हम छोटे थे हमारी पढ़ाई का हर्जा नहीं होता था, तब तक वो हमें ले जाते रहे हैं। बाद में भी हम गए जाते रहे हैं, बीच बीच में कभी गैप हो जाता था। तो दादाजी जो है हमारे कपड़ा सिलता था। तो कपड़ा ऐसा नहीं था कि सबको अलग अलग खरीदते थे। थान का मतलब समझते हैं, कपड़े का लट्ठा। थान में जो है वो शर्ट का कपड़ा और पैंट का कपड़ा खरीद दिया जाता था, मेरे दादाजी खरीद देते थे। और उसके बाद हमें लेके दर्जी की दुकान पे जाते थे। आरा में एक जगह है काशीपुरी मार्केट, डिंस टैंक पे, तो वहीं जाते थे। वहीं एक अंदर दर्जी की दुकान थी, उस दुकान का नाम भूल रहा हूँ मैं। और हम जितने भाई बहन थे, कज़न थे, सब एक लाइन से खड़े होते थे और अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि कब दर्जी साहब हमारा जो है माप लेंगे और हमारे कपड़े जो है वो सिले जाएंगे। तो सबके कपड़े एक तरह जैसे होते, एक जैसी शर्ट और एक जैसी पैंट। लड़कियों का भी अगर हुआ तो लट्ठा आता था। रुबिया वायल उस समय कपड़ा हुआ करता था, इट्स ए काइंड ऑफ कॉटन क्लॉथ। तो रुबिया वायल का फ्रॉक या सलवार सूट जो भी जैसा रहा उसका बनता था, और हम लोगों का पैंट शर्ट। तो दर्जी साहब सिलते थे। आज तो पैंट की सिलाई मेरे ख्याल से अच्छे दर्जी के यहाँ आप जाएंगे तो 1000 रुपये के आसपास है, और नॉर्मल दर्जी के पास जाएंगे तो 500-600 रुपये तो आपसे ले ही लेगा एक पैंट की सिलाई का। उस वक्त सिलाई जो है, मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, तब 20 रुपये हुआ करती थी। 20 रुपये शर्ट पैंट की और 10 रुपये शर्ट की लेता था दर्जी। फिर आगे चल के वो बढ़ी, वो हो गई 30 रुपये, 40 रुपये पैंट की हो गई, 15-20 रुपये शर्ट की हो गई। थोड़ा बड़े हुए तब। लेकिन समय बदला और मुझे लगता है कि 1990-95 के बाद जो है वो रेडीमेड कपड़ों का दौर शुरू हो गया, और बाज़ार में तरह तरह के कपड़े आने लगे, एक से एक डिज़ाइन आने लगी, फैशन आने लगा, कलर आने लगे। कलर क्या मतलब, डिज़ाइन के नए नए फैशन के कपड़े, जेंट्स हो लेडीज़ हो। और लोगों का झुकाव जो है वो हो गया रेडीमेड कपड़ों की तरफ। तो और 10-12 सालों में पूरा सिनेरियो बदल गया। 2005 आते आते जो है वो पूरा मंजर ही बदल गया। दर्जी नाम की चीज़ जो है, या टेलर की दुकानें जो हैं वो गिनी चुनी रह गई। और ये आपको भी, आपके शहर में भी ऐसा हुआ होगा, मेरे शहर में भी ऐसा हुआ है। और दर्जी नाम की जो चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने हायर किया होगा, या उन्होंने एक साथ बल्क में वो सिलवाते थे। वो तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, कोई बात नहीं। कपड़े हमें थोड़े सस्ते भी मिलने लगे रेडीमेड होने की वजह से। लेकिन ये एक जो प्रथा थी, या एक जो ये घरेलू उद्योग था जिसको कह सकते हैं, एक कुटीर उद्योग कह सकते हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और आज की तारीख में अगर हम पिछले 25-30 सालों का इतिहास उठा के देखें तो ऑलमोस्ट दर्जी आपको बहुत ही कम मिलते हैं कब, बहुत कम मिलते हैं। पहले एक मार्केट में कम से कम 3-4 दुकानें दर्जी की होती थी, अब मुश्किल से एक दुकान दिखाई देती है। अभी भी हमारे जैसे शौकिया लोग हैं जो पैंट और शर्ट सिलवा के पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ये जो तबका था दर्जी का तबका, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे आ गया। इसकी एक बड़ी वजह और भी थी जो मुझे लगती है, और ये है कि स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ता है, तो साहब स्कूल वाले जहाँ से कहेंगे आपको, आप ड्रेस वहीं से खरीदेंगे। हमारे समय में ऐसा नहीं था। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राइमरी में भी मैं सरकारी में ही पढ़ता था, और जब हाई स्कूल इंटर में आया तो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा मैं। तो जहाँ जहाँ ड्रेस थी तो हमें कपड़ा खरीद कर, मुझे याद है कि मेरे ख्याल से खाकी ड्रेस हुआ करती थी, खाकी रंग का पैंट और सफ़ेद रंग की शर्ट। बीच में एक आध क्लास में प्राइवेट में भी पढ़ा हूँ, लेकिन कहीं भी, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कहीं भी हमें ये नहीं कहा गया कि आप जो है फलानी दुकान से जाइए और ड्रेस वहाँ से ख़रीद लीजिए, किताबें वहाँ से ख़रीद लीजिए। तो किताबों के बारे में कभी और चर्चा करूँगा,
लेकिन ड्रेस के बारे में आज मैं कपड़े के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, दर्जी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे स्कूल ने कहा हो, चाहे मैं 1-2 साल प्राइवेट में पढ़ा या लगातार सरकारी में पढ़ा, कि आप फ़लानी दुकान पे चले जाइए साहब, टंडन जी की दुकान पे या गोयल जी की दुकान पे या फलाने प्रतिष्ठान पे, और आप जो है वहीं से आप जो है किताबें ले लीजिए और फलानी वहीं से आप ड्रेस भी ले लीजिए। कल तक जो सिर्फ किताबें और कापियाँ बेचते थे, कलम बेचते थे, वो कपड़े भी बेचने लगे, यानी ड्रेस, स्कूल ड्रेस भी बेचने लगे 15-20 साल से। तो नतीजा ये हुआ कि सिले सिलाए वस्त्रों, रेडीमेड गारमेंट्स और इस तरह की एक बंदिश ने कि नहीं आपको दुकान से ही कपड़े लेने हैं, यानी ड्रेस लेने हैं, स्कूल ड्रेस लेने हैं। दर्जी नाम का ये तबका जो है वो धीरे धीरे समाज से हमारे ख़त्म हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर वाकई मोदी जी, मैं सिर्फ अभी एक तबके की बात करूँगा, बाकी जब आएगा तब मैं उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं दर्जी यानी टेलर की बात कर रहा हूँ कि एक ये नियम लगा दीजिए आप, सरकार, केंद्र सरकार की ओर से हो जाए या केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहे ये कानून बनाने के लिए। जब आप ये कानून बनाएं या उनके लिए कोई योजना लाएं तो उस योजना में ये ज़रूर इंक्लूड कर दें कि स्कूल ड्रेस नहीं बांटेगा, एकदम इस पे पाबंदी लग जाए। स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट को ये कोई अधिकार नहीं होगा कि वो स्कूल ड्रेस पेरेंट्स को विवश करेगा कि आप फलानी दुकान से जाइए और ये स्कूल ड्रेस ये खरीदिए। मेरा विचार से ये होना चाहिए कि स्कूल को ये सर्कुलर जारी हो जाना चाहिए कि आप सिर्फ कलर बताएंगे, सफ़ेद पैंट, खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, जो भी आपका ड्रेस है, जो भी आप ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं। और पहली बात कि उसमें डिज़ाइन नहीं होगी, ना चेक होगा ना छीट होगी, प्लेन। आप कलर कोई भी रख सकते हैं, ब्लैक छोड़ के आप कलर सिर्फ रखिए, शर्ट का कपड़ा प्लेन और पैंट का कलर प्लेन। और सारे स्कूलों को कह दिया जाए कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इस कलर की ड्रेस है हमारी, एक सैंपल आप अपने पास रखिए, वो दिखा दीजिए पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को कहिए कि साहब जाइए आप ये बाज़ार से कपड़ा ख़रीदिए और बच्चे की नाप का फिट जो आए उसको सिलवा के और आप भेजिए स्कूल। स्कूल को ड्रेस प्रोवाइड कराने का ये सिस्टम जो है ये टोटल बंद कर देना चाहिए। आप देखिएगा कि आप जितना नहीं करेंगे मोदी जी या राज्य सरकार योगी जी या नीतीश कुमार जी या अरविंद केजरीवाल जी, जो भी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जो भी अगर मेरी बात कोई सुन रहा हो, तो दर्जी तो अपने आप पैदा हो जाएंगे, अपने आप सुधर जाएगी उनकी स्थिति। करोड़ों बच्चे हैं जिनकी हर साल में कम से कम 2 बार तो उनकी ड्रेस लेना ही पड़ता है उनको। हमारे बच्चे बड़े हुए, हमें साल में या तो हम एक साथ 2-2, 3-3 ड्रेस खरीद देते थे, या अगर एक खरीदे तो फिर 6 महीने के बाद दूसरा खरीदते थे, ताकि जो है वो बदल बदल के पहने। तो एक बच्चा जो है अमूमन कक्षा 8 तक जो है उस साल का कम से कम 3 ड्रेस जो है वो ज़रूर पहन लेता है। पहली बात तो इससे जो दर्जी नाम की बिरादरी है ये जिंदा हो जाएगी। बाकी कपड़ा, हमें पैंट सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, या लड़कियों का फ्रॉक सिलवाना है, या महिलाओं को कुछ सिलवाना है, वो तो हम सिलवाएंगे ही, और थोड़ा सा आप प्रमोट कर देंगे तो हो सकता है कि कम से कम मिडिल क्लास जो है वो एक बार फिर से दर्जियों के दुकान पर जाना शुरू कर दे। लेकिन अगर बच्चों की पाबंदी आप लगा देंगे कि नहीं बच्चों का ड्रेस जो है सिर्फ दर्जी ही सिलेगा, तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है दर्जी की जमात को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए, और ये जो सिलाई कटाई की परंपरा है इसे बरकरार बनाए रखने के लिए। मेरे ख्याल से ये मेरा छोटा मशवरा है, और निश्चित रूप से अगर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन मेरी बात सुन रहा हो तो मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे ये विचार जो है वो पॉलिसी मेकर तक पहुंचा दे, ताकि जो है, और इससे एक फ़ायदा पेरेंट्स को भी होगा, पेरेंट्स भी खुश होंगे आपसे मोदी जी कि ये जो स्कूल मनमानी करते हैं, मनमाना पैसा लेते हैं दुकानदार ड्रेस के नाम पे, किताब के नाम पे, तो अगर किताब की तो बात नहीं हो रही अभी, ड्रेस की बात हो रही है,
तो ये जो ड्रेस के नाम पे मनमाना पैसा ले रहे हैं ये बंद हो जाएगा। कपड़े का जो है, कपड़े की गुणवत्ता बढ़ेगी, सिलाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। रेडीमेड जो हम ड्रेस लेते हैं 2 महीने में सिलाई उखड़ जाती है उसकी। दर्जी के पास चले जाएंगे, झगड़ा करने चले जाएंगे दर्जी के पास कि भैया तुमने कैसा सिला था, ये 2 महीने में सिलाई उखड़ गई, पैंट की सिलाई उखड़ गई, शर्ट की सिलाई उखड़ गई, काज ख़राब हो गया इस शर्ट का, काज जिसमें बटन लगता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये स्टेप अनिवार्य कर दिया जाए, इसेंशियल कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए, तो दर्जी नाम की जमात जो है वो फिर से ज़िंदा हो जाएगी हमारे समाज में, हमारे मार्केट में। तो ये तो था विश्वकर्मा योजना के एक पॉइंट पे आपसे मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं, थोड़ा बहुत ये मोबाइल मैंने ले लिया है, इसमें अमर उजाला का ऐप खोल दिया है मैंने। तो कल जो भाषण हुआ उसके बारे में तो अब डिस्कस करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी मोदी जी के भाषण का। अब आज जो है वो बीजेपी के सर्वकालिक महान नेता अजात शत्रु अटल बिहारी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। और ये इसमें खबर छिपी है कि पीएम मोदी ने अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये फ़ोटो भी छपी है, देखिए, उनके समाधि पे गए हैं, राष्ट्रपति भी गई हैं वहाँ पे, लिखा है इसमें, और एनडीए के जो साथी दल हैं वो भी गए हैं। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर विलक्षण प्रतिभा वाले अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पुण्यतिथि है। तो हमारी भी श्रद्धांजलि वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी को मैंने कई बार सुना है, बनारस में सुना है, उनका कवरेज किया है। कचहरी पे एक बार जो है उनका था, 1-2 बार का मैंने बनारस में उनको कवर किया है, लखनऊ में किया है। लखनऊ में कपूरथला पर संभवतः उनका आखिरी वो था, पब्लिक मीटिंग थी आखिरी, वो मैंने कवर किया है। रात का समय हुआ था, वो लालजी टंडन वगैरह सब लोग थे उस समय। तो ये था। और एक अब खबर उत्तर प्रदेश से इसमें दिया हुआ है, बड़ी दुखद खबर है कि बांके बिहारी मंदिर के पास जो है, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए कल बड़ी भीड़ थी वृंदावन में, वहाँ मथुरा के वृंदावन में। लेकिन वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग थी और बारिश हो रही थी, कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। वो बिल्डिंग का पहले मंजिल का छज्जा और दीवार वाल पता नहीं क्या क्या जो है वो सब गिर गया, ढहा गया, जर्जर बिल्डिंग थी। और इस हादसे में वहाँ जो खड़े थे 5 वो दर्शनार्थी थे, 5 की मौत हो गई है। इसमें 2 बेटियों के सामने उनकी माताओं की मौत हो गई और दोनों बेटियां भी जो है अस्पताल में हैं। तो ये एक बड़ी दुखद घटना आई है वहाँ वृंदावन से। और इसमें बता रहे हैं कि वृंदावन के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कानपुर नगर के फेज़ 2 निवासी शिव नारायण कश्यप ने बताया कि हादसे में उनकी पत्नी गीता कश्यप की मौत हो गई है। पत्नी गीता और बेटी अनामिका रश्मि गुप्ता के साथ बांके बिहारी के दर्शन को 5:15 करीब गई थी, जबकि वो खुद धर्मशाला में रुका हुआ था। दर्शन करके पत्नी, बेटी और रश्मि गुप्ता 5:45 बजे लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ।
उनको बेटी द्वारा फ़ोन करके हादसे की जानकारी दी गई। वो तत्काल सौसैया अस्पताल पहुंचे। वहां पत्नी मृत पड़ी थी, इधर बेटी घायल हालत में थी। इसको देख के उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको भी भर्ती करके ड्रिप चढ़ाई। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार सभी लोग श्री बांके बिहारी के दर्शन करके मंदिर से महज 10 मिनट पहले ही बाहर निकले थे और दुसायत मोहल्ले के निकासी मार्ग से वापस लौट रहे थे। तो भैया जर्जर मकान था, तो उसमें नियम है, जो स्थानीय नगर पालिका या नगर निगम होती है उस पर अधिकार है कि जर्जर मकानों को चिन्हित करके उसको गिराने का काम करे। तो ये क्यों नहीं किया गया है? अब ये करना चाहिए था। 4-4 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा हमारे सीएम योगी साहब ने जो है अनाउंस किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी मदद करने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन इसकी जांच भी होनी चाहिए कि अगर मकान जर्जर था तो उसको गिराया क्यों नहीं गया है, वहाँ उसको रोका क्यों नहीं गया। पुलकित खरे साहब डीएम है वहाँ पे अभी वृंदावन में, मतलब मथुरा में। मुख्यमंत्री की ओर से दुखद घटना का संज्ञान लेते हुए सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता धनराशि और सभी घायलों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। तो ये है तो आज कुछ ज़्यादा खबरें हैं नहीं, तो फिर भी मैं आपको 1-2 खबर और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो। वो गदर 2 नाम ही काफ़ी है सनी पाजी का। भाई साहब 173 करोड़ रुपया कमा लिया परसों तक। कल के आंकड़े भी 1-2 घंटे 4 घंटे में आ जाएंगे। हमें इंतज़ार है तरन आदर्श जी के ट्वीट का और फेसबुक के उसका पेज का। तरन आदर्श जी हमें बता देंगे कि 173 करोड़ गदर जिस दिन रिलीज हुई 40 करोड़, उसके अगले दिन 43 करोड़ और उसके अगले दिन यानी संडे को 51 करोड़ या 53 करोड़ और फिर उसके अगले दिन मंडे को 38 करोड़। और कल तो छुट्टी थी स्वतंत्रता दिवस की, सारे लोग स्वतंत्र थे कहीं भी आने जाने के लिए। तो कल का तो आंकड़ा फिर मुझे लगता है कि 50 के ऊपर जाएगा। तो 173 करोड़ टोटल कमा लिया उसने 4 दिन में, मंडे तक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। 4 दिन में गदर 2 ने 173 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। और कल मिनिमम अगर 50 करोड़ भी अगर वो कमाती है, संडे को 53 करोड़ कमाया था और मंगलवार को नेशनल हॉलीडे, तो अगर कल भी 50 करोड़ का आंकड़ा होता है या 52 करोड़ का आंकड़ा होता है, तो 52 करोड़ का मतलब 173 और 2 175 और 50 225 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई इसकी 5 दिन की रहेगी गदर 2 की, अपने सन्नी पाजी की। बल्ले बल्ले हैं सन्नी पाजी के। और सन्नी पाजी की ये पहली फिल्म होगी जिसने न सिर्फ 100 करोड़ कमाए बल्कि 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। और मुझे लगता है, अब ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 63 साल की उम्र का या 65 साल की उम्र का सोलो हीरो की कोई ये पहली शायद फिल्म होगी जिसने 200 करोड़ से ऊपर या 250 करोड़ या 300 करोड़ की कमाई करेगी। लोग कहते हैं ना कि 55-60 के बाद जो बूढ़े हो गए साहब, झुर्रियाँ नज़र आ रही है लेकिन अभी भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं हीरोइनों के पीछे पीछे, हीरो बने घूम रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। सनी पाजी की उम्र जो है मेरे ख्याल से 65 के आसपास है, और 65 साल की उम्र में सनी पाजी ने यह कमाल किया है, बगैर डांस किए, बगैर ठुमका लगाए, बगैर पेड़ों के पीछे गाना गाए, हीरोइन के पीछे पीछे। हाँ, और ये फिल्म जो है इसको इन्होंने अभी 200 के पार पहुंचाया है, और हो सकता है कि ये फिल्म 300 के पार हो जाए, 300 करोड़ के पार हो जाए। तो पहले ऐसे एजेड हीरो होंगे सनी पाजी मेरे ख्याल से, जिनकी सोलो फिल्म, अब मल्टी स्टारर कोई फिल्म हुई हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 65 साल की उम्र में अगर अपने कंधे पर फिल्म लेके किसी ने 300 करोड़ कमवा दिए, अगर प्रोड्यूसर को या फिल्म की कमाई 300 करोड़ रुपए हो गई, तो मेरे ख्याल से ये बॉलीवुड का पहला एग्जाम्पल होगा। और ये भी साबित कर दिया सनी पाजी ने कि बगैर बॉडी दिखाए, मसल दिखाए, वो क्या बोलते हैं, वो पैक्स एप्स क्या होता है, वो दिखाए, डांस किए भी आदमी हिट हो सकता है, सुपर हिट हो सकता है। तो सनी पाजी को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि गदर 2 के साथ ही उनका कमबैक होगा, और इस तरह की फिल्में जो है जो भारतीय परिवेश में बनी हो और देश प्रेम पे आधारित हों, या ऐसी हो जो आदमी पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सके। आजकल तो OTT पे ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं कि आप देखते रहते हैं कब कौन सा सीन आ जाएगा कि आपको तुरंत जो है रिमोट उठा के और टीवी बंद करना पड़ता है अगर बच्चे उच्चे आस पास बैठे हों तो इस तरह का पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट ना हो और इस तरह की फिल्में बने। तो ये एक एग्जाम्पल है बेहतरीन गदर 2 का, कि बगैर किसी ऑप्शन के, बगैर किसी डांस के, बगैर किसी पैक को दिखाए, बगैर फूहड़ता दिखाए जो है फिल्म जो है 300 करोड़ रुपए कमा सकती है। तो ये है, हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि सनी पाजी की ये फिल्म जो है 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो, और सनी पाजी की ऐसे ही 2-4 फिल्में और आएँ और बाकी लोग इंस्पिरेशन लें अच्छी फिल्में बनाने का, गदर टाइप की, जिसको किसी के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 16 अगस्त की सुबह इतना काफ़ी है। बाकी आप लोगों का प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।